नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने राज सर मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट से लाइव आ जाइए दोस्तों। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, आज होगी साधारण ब्याज की क्लास, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास थर्ड आज है। फटाफट से लाइव आ जाइए, फटाफट से सेशन की करते हैं शुरुआत, मज़ा आ जाएगा भाइयों। फटाफट से आ जाइए, ये क्लास शानदार होने वाली है। इतने मज़ेदार क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की जो, ये हर बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक में पढ़ना चाहता है, बेसिक पढ़ते हुए एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहता है, हर उस बच्चे के लिए क्लास कारगर होगी जो बच्चा मैथ्स में करता है। और हर उस बच्चे के लिए भी क्लास उतनी कारगर साबित, मैथ्स में अपने आप को जो सवाल आज मैं करवाने वाला हूँ वो बहुत गजब सवाल होंगे। मैं आपको बेसिक मेथड्स बता, साथ में क्या स्मार्ट अप्रोच हो सकती है, क्या कम से कम करने का तरीका हो सकता है, वो भी होगा। तो फटाफट से लाइव आ जाइए दोस्तों और कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको आवाज़ आ पा रही है। फटाफट से। तो महावीर मीणा जी राधे राधे, रवि पोटर जी राम राम, प्रियंका भाटी जी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फटाफट से लाइव आ जाइए और कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको आवाज़ आ पा रही है, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, ऑडिबल टू यू, ताकि हम लोग क्लास की करते हैं। जी स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्या आवाज़ स्पष्ट है आपके साथ, बस इतना बता दीजिए। चले, रामनिवास गुजर जी स्वागत है आपका। चलिए, तो बेसिकली आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की क्लास 3। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 3, और बहुत गजब की ये क्लास होने वाली, ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज क्लास नंबर 3। इससे पहले की दोनों क्लासें मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी, और इससे पहले की क्लासेस में आपको किसी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली वाली जो क्लास थी, सबसे पहली वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने मूलधन निकालना सीखा, ब्याज निकालना सीखा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सब निकालना सीखा। दूसरी वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने दर और समय ज्ञात करना सीखा कि दर और समय किस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। आज थर्ड वाली जो क्लास है वो गजब की क्वेश्चन बनी हुई है, बिल्कुल ध्यान से शुरू से लेकर के एंड तक आप लोगों को क्लास देखनी, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। बहुत शानदार क्लास हो जाए, ठीक है। गुड इवनिंग भावना जी, प्रियंका जी स्वागत है आप सभी का। रवि पोर्टर, एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक यूज़र जिसका नाम लिखा हुआ है टाइम पास, टाइम पास नाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए सभी टाइम पास का, बहुत ही गजब के ये नाम रखे हैं आप। चलिए, सबसे पहले सवाल इसको देखिए आप, ये सबसे पहला सवाल है आपके सामने, इस वाले सवाल को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, सबसे पहली बात देखो, एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात। आपसे पूछा गया है एक निश्चित धनराशि है और 5% की दर से, अगर हम लोग देखें तो 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना है। साधारण ब्याज जो है
वो पता करना है दोनों धनराशियों पर अनुपात। तो धनराशि सेम है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज अगर हमें निकालना है तो ब्याज की दर को किससे गुणा कर देंगे हम लोग, समय से। यानी कि 5% की दर से अगर हम 6 साल की बात करें तो 5% की दर से जो 6 साल का ब्याज रहेगा वो 5% रहेगा 30%। ये तो यहाँ पे हो गया। 5% की दर से 6 साल का जो ब्याज लगेगा 5% रहेगा। 5% की दर का मतलब होता है हर साल लगने वाला जो ब्याज होगा वो 5% का। यानी कि अगर हर साल 5% ब्याज लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल में 5% ब्याज हो गया। अगर 8% की दर का बात करें, 8% की दर का मतलब है हर साल अगर 8% ब्याज लगता है तो हर साल 8% ब्याज लगने का मतलब है 3 साल में 8 या 24% ब्याज हो गया। और आपसे क्या पूछा है साहब, अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात आपको बताना है। तो आप अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात आराम से बता सकते हो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा अगर आप अनुपात निकालोगे तो। कैसे काटोगे आप, 6 पंजे 30 आएगा, 6 से काटोगे 6 चौके 24 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5:4। ये रहा आपका आंसर सम्मानजनक तरीके से। बहुत आराम से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। केताराम जी पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी मैं कोटा से लाइव हूँ और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान से मैं हूँ। चलिए केताराम जी बिल्कुल रोजाना क्लास, रोजाना तो नहीं आती पर आगे कोशिश करेंगे रोजाना लाने की, और लगभग क्लासेस आती ही रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। बहुत सारे आज बहुत सारे सवाल हमारे पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग रुक नहीं सकते, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्लास में जो जो सवाल आपको बता दिए जाएंगे और इससे पहले जो दोनों क्लासेस पढ़ा दी गई है, अगर आपने वो दोनों क्लासेस और ये वाली क्लास आपने पढ़ ली तो साधारण ब्याज का कोई सवाल आपका गलत वादा है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, समान दर का मतलब समझ गए आप, मतलब हर साल जो ब्याज लगेगा वो एक समान दर पे लगेगा। अगर हम लोग बात करें तो समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मामला साधारण ब्याज का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिए। एक तरफ अगर मैं देखूं, आप समान दर की बात करो, जैसे मान के चलो 5% ही होता, तो 5% की दर से 6 साल का ब्याज कितना होता, 5 6 और 10 साल का ब्याज कितना होता, 5 ढाई 50, 5% 10% कुछ भी मान लो आप। तो इसका मतलब ये होता कि 5% की दर से 6 साल का ब्याज होता 5% और वहां उधर होता 5 ढाई 50%। और आप इसको वापस से अगर काटते हैं तो ये 3 कितना आ जाता, 5, तो आपका आंसर आ जाता 3:5। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब भी हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो हम R% यानी कि दर जितने परसेंट होती है उसको गुणा करते हैं हम समय से। जितने परसेंट की दर है उसको जितने साल का समय है उससे गुणा कर देते हैं हम लोग, बस इतनी बात है, हमारा ब्याज आ जाता है जितने परसेंट ब्याज की बात की जा रही है। अगर दर परसेंट सेम है तो अनुपात में इधर जो R% गुणा समय आएगा, अनुपात इधर जो R% गुणा समय आएगा, अगर दोनों तरफ दर परसेंट सेम है तो कट जाएगा, बस समय का किससे अनुपात रह जाएगा, समय का अनुपात जो है वो 6 साल का किससे अनुपात निकालना है, 10 साल से। आप 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे आप 5 बार, तो 3:5 क्या हो जाएगा, आपका ब्याज का अनुपात आ जाएगा, दैट्स इट। 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ यहां तक की बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। इतनी बात में आपको कोई समस्या है तो बताओ। 3:5 आपका आंसर आ जाएगा, यही वाली बात है। आगे देखो आप, और क्या है मामला, और किस तरीके के क्वेश्चन अपने को करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी आपको। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन देखो इसी में, ये जो आज की क्लास है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट के। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, ये हम लोगों ने कर लिया, ये पार्ट ए आ गया था, ये मान के चलो आप। पार्ट ए। अब जो आ रहा है वो आ रहा है पार्ट बी। अब इसको समझो आप, ये वाला क्वेश्चन इसको समझो। एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर
एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपए और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाती है। राशि का मान रुपयों में क्या है, आपको ये पूछा है। कोई भी राशि है, कोई धनराशि है, वो 5 सालों में 457 रुपए और 10 सालों में 574 रुपए हो जाती है। राशि का मान रुपयों में क्या है, ये हमको बताना है। देखो, कोई मूलधन रहा होगा। अब वो मूलधन की अगर हम लोग बात करें तो जब उसे 5 साल बाद देखा तो वो 457 रुपए था। ध्यान से देखिएगा, 5 साल बाद जो मूलधन रहा वो 457 रहा। और अगर बात करें हम लोग, ये तो 5 साल बाद है, 10 साल बाद की अगर हम लोग बात करें, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की अगर हम लोग बात करें तो वो 574 हो रहा है। ये देख लो आप। अब अगर आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें तो जो मूलधन 5 साल बाद 457 रुपए हो रहा है, इस 457 रुपए का मतलब क्या है? इस 457 में 5 साल का ब्याज है, मतलब इस 457 में मूलधन तो है ही है और 5 साल का ब्याज है। अगर वही मूलधन 10 साल बाद 574 रुपए हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, इस 574 रुपयों में मूलधन तो है ही है और 10 साल का ब्याज है। अगर मैं कहूं मेरी धनराशि, कोई धनराशि है, मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन 5 साल बाद वो कुल मिला के 457 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा मूलधन है वो 5 साल बाद अगर 457 रुपये हो रहा है तो वो मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज है। यानी कि इस 457 में मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जो मूलधन है वो 10 साल बाद अगर 574 रुपये हो रहा है तो इसका मतलब है इसमें 10 साल का ब्याज और मूलधन है, मतलब मूलधन में 10 साल का ब्याज जुड़ गया। और अगर मैं इसमें और इसमें फर्क देखूं, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इस 457 की अगर हम लोग बात करें तो इस 457 के अंदर मूलधन और 5 साल का ब्याज है और इस 574 में मूलधन और 10 साल का ब्याज है। मतलब इसमें 574 में 5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है, 5 साल का और ब्याज है। तो ये 5 साल का ब्याज कितना है ये देख लो आप। 5 साल का साधारण ब्याज अलग से जो एडिशनल अलग से और बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया, ये 5 साल का ब्याज कितना है ये देख लो, बस यही है। पवन कुमावत जी नमस्कार मेरे भाई। रामनिवास जी कह रहे हैं सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन की इतनी मजाल जो तुम्हें पूरा ना दिखे, हम क्वेश्चन को पूरा दिखा देंगे। चलो आ जाओ। 5 साल का साधारण ब्याज अलग से है, बस 5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है। अब ये जो 5 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है वो देख लो कितना आ रहा है। आप 574 में से 457 हटा लो। 574 में से जब आप 457 घटाओगे तो 14 में से 7 गया 7, या 6 में से 5 गया 1, या 1 कितना आ गया आपका 117। 5 साल का ब्याज आ गया 117 रुपए, यही है। और आप क्या कहते थे कि ये जो 457 है, इस 457 में मूलधन है और 5 साल का ब्याज है, और 5 साल का ब्याज कितना आ रहा है आपका 117 आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इस 417 में मूलधन है और 5 साल का ब्याज है। इस 417 में मूलधन और 5 साल का ब्याज है, मूलधन प्लस 5 साल का साधारण ब्याज। अच्छा, 5 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास 117 रुपए। तो फिर मूलधन कितना है? अगर हम देखें तो 457 में से अगर 5 साल का साधारण ब्याज 117 रुपए, तो बाकी बचा कितना? तो आप एक काम करो, 457 में से माइनस कर दो कितना 117। 400 में से 100 गया 300, 57 में से 17 गया 40, तो 340। ये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। इस वाले सवालों को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से समझ लेना। मैं फिर कह रहा हूं, एक और सवाल देखते हैं ऐसा कि और आया क्या, इस तरीके का सवाल है। देखो इधर ध्यान से, अरे मौज कर देंगे आज के आज ही। इस वाले सवाल को देखो, इस वाले सवाल को देखो, ये देखो क्या कह रहा है आपसे वो। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में रुपए 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। आ जाओ, मतलब कोई ना कोई मूलधन है। वो मूलधन अगर 2 साल बाद की बात करें, 2 साल बाद वो मूलधन 2 साल बाद कितना हो जाएगा 1250 रुपए, यही है। जबकि 5 साल बाद कितना हो जाएगा वही मूलधन
2,000 रुपये। यही है मामला। अब आप सोचो इस 1250 में कौन कौन है। ये 2 साल बाद 1250 हो रहा है। अगर ये 2 साल बाद 1250 हो रहा है, इसका मतलब इसमें मूलधन और 2 साल का ब्याज है। इसमें मूलधन और 2 साल का ब्याज है। और अगर ये 5 साल बाद 2,000 रुपये हो रहा है, इसका मतलब इसमें मूलधन और 5 साल का ब्याज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फर्क पड़ रहा है वो यहां पर 3 साल के साधारण ब्याज का अलग से फर्क पड़ रहा है। मतलब जो 2,000 है वहां पर 3 साल का ब्याज अलग से है। तो आप ये देख लो कि यहां पर 1250 की तुलना में 2,000 जो है, यहां पर 3 साल का साधारण ब्याज अलग से है। यही है। और 1250 की तुलना में अगर 2,000 देखो तो कितना ज्यादा आ रहा है, ये देख लो आप। 1250 की तुलना में 2,000 जो आ रहा है वो 750 रुपये ज्यादा आ रहा है। 750 रुपये। मतलब 3 साल का जो ब्याज आया वो 750 रुपये आया। इतना हमें पता लग गया, इतना हमें पता लग गया। यहां तक हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 750 रुपये है, जोश, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो हमसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। आपसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। इतना पढ़ाने के बाद में हर एक बच्चा ये कह सकता है वार्षिक ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल के ब्याज को, 1 साल के ब्याज को, या 1 साल के ब्याज का प्रतिशत मान। ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल के ब्याज को बदल दो, 1 साल का ब्याज कितना प्रतिशत है वही ब्याज की दर होता है। तो अगर वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है तो कैसे निकालोगे। अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है मित्रों, अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है, तो फिर 1 साल का ब्याज जो होगा वो 250 रुपए होगा। किम जोंग उनसे भी पूछोगे तो वो भी बता देगा। अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 250 रुपए है। और 1 साल के ब्याज को अगर मैं परसेंट में बदल दूं तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, दर निकल करके आ जाएगी। अगर मैं देखूं तो 250 रुपए ब्याज कितना परसेंट है वो निकाल दूं बस, 250 बटा। अच्छा एक चीज और है कि जब भी आप 1 साल के ब्याज का प्रतिशत मान निकालोगे तो ये भी है कि 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज, उसे परसेंट में बदलने के लिए बटा में मूलधन आता है और फिर गुणा होता है किससे, 100 से। ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए आधार मूलधन होता है और मूलधन कितना आएगा ये देखना पड़ेगा। तो आप यहां से कहीं से भी देख सकते हो। कैसे देखोगे मेरे भाई, आपको पता है कि 2 साल बाद धनराशि 1250 हो जाती है। अगर 2 साल बाद धनराशि 1250 हो जाती है तो साफ साफ नजर आ रहा है कि उसमें 2 साल का ब्याज रहा होगा। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए था, अगर 1 साल का ब्याज 250 रुपए था तो 2 साल का ब्याज 250, 500 रहा होगा। इसका मतलब इस 1250 में से 500 रुपए तो ब्याज रहा होगा और 750 रुपए मूलधन रहा होगा। मूलधन 750 रुपए रहा होगा, यही है। तो इसका मतलब है यहां पे 750 आ जाएगा। आ जाओ, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 250 से 750 जस्ट 3 गुना है और 3 का भाग 100 में दोगे तो 33.33% आ जाएगा आंसर। वार्षिक ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 33.33%। आराम से देख लो, आराम से देख लो भाई, आराम से देख लो। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, फटाफट से बताओ। यही है, आराम से देख लो। अगला देखो, आज साधारण ब्याज को इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि साधारण ब्याज सोचेगा कि मैं कहां गया था। इसको देखो, सवाल को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये सवाल, इधर ले लेता हूं। एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 रुपए।
परिपक्वता पर देय धनराशि का मतलब ये होता है कि 5 साल बाद मिश्रधन जो बनेगा ब्याज सहित वो 9,800 रुपये, 5 साल बाद ब्याज सहित, मतलब मूलधन जो है वो 5 साल का ब्याज जब बना लेगा तो मूलधन में 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद जो धनराशि बनेगी वो 9,800 रुपये, यही है मामला। और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है, मतलब 10 साल का ब्याज बनने के बाद में 10 साल बाद ब्याज सहित जो मिश्रधन बनेगा वो 12,600 रुपये है। दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है, मतलब वो स्पष्ट कर रहा है चक्रवृद्धि नहीं है, साधारण है, करना पड़ता है, वरना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार है क्या। चलो कोई बात नहीं, ये भी बता दिया। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, सेम क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आपको आराम से दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई मूलधन रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बना रहा हूं ये मूलधन है, मूलधन, और ये मूलधन 5 साल बाद 9,600 है, 800, सॉरी 9,800, यही है। और 10 साल बाद 10 साल बाद 12,600 रुपये है। आप आराम से समझ सकते हैं इतना? क्या आप समझ सकते हैं? एक बार मुझे जवाब दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए। इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए? रोक दिया जाए खुद को या फिर होने दिया जाए? जवाब जरूर दीजिए। तो मूलधन जो है वो 5 साल बाद 9,800 रुपये हो जाता है, और मूलधन 10 साल बाद 12,600 हो जाता है, मतलब 9,800 जो है वो मूलधन में 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद है। 9,800 जो है वो मूलधन में 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद है, और 12,600 जो है वो मूलधन में 10 साल का ब्याज जुड़ने के बाद है। इन दोनों में जो फर्क आएगा मित्रों, इन दोनों में जो फर्क आएगा वो फर्क 5 साल के ब्याज का आएगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो फर्क आएगा। कितना आ रहा है ये देख लो आप। अगर हम यहां पर देखें 5 साल का साधारण ब्याज का फर्क कितना, तो 9,800 और 12,600 का अंतर देख लो कितना आएगा, 2,800, 2,800 रुपये आ रहा है, 2,800 रुपये का फर्क आ रहा है। मतलब 5 साल का ब्याज जैसे ही एक्स्ट्रा जुड़ा उसमें 2,800 रुपये हो गया, ये आएगा। राकेश मीणा जी गुड इवनिंग। शुभम गुजर पूछ रहे हैं सर पवन किधर गया? पवन चलने गया है, अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो पवन इधर उधर चलने गए, ताकि लोग ये ना कहे कि आज पवन नहीं चल रही है। देखो इधर ध्यान से, 5 साल का साधारण ब्याज जो है वो 2,800 रुपये आ गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि 9,800 रुपये जो है, 9,800 रुपये ये मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 5 साल के ब्याज की बात करूं, इसमें एसआई की बात करूं, अगर मैं 5 साल का ही ब्याज है इसमें, वो 2,800 रुपये है, और वो 2,800 रुपये है तो बच्चा बच्चा कह देगा मूलधन 7,000 है। 9,800 में से आप 2,800 रुपये हटा दो तो मूलधन कितना है, 7,000 है। मूलधन 7,000 आ गया। आपसे पूछा क्या है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करने का क्या मतलब होता है, हर बच्चा जानता है वार्षिक ब्याज की दर का क्या मतलब होता है। वार्षिक ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल का साधारण ब्याज निकाल देंगे परसेंट, और निकालेंगे कैसे, 1 साल के ब्याज के बटा में मूलधन रखेंगे और गुणा कर देंगे 100। दैट्स सिंपल। अब आप लोग करोगे कैसे, 1 साल का ब्याज कितना है, देखो अगर 5 साल का ब्याज 2,800 है तो 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 5 का भाग लगा दो आप, 2,800, 560 आएगा। मतलब 560 जो है वो 1 साल का ब्याज है, बटा मूलधन, मूलधन कितना है आपका 7,000, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा आएगा 100। अब आप देखो 100 से 7,000 कटेगा कितनी बार, 70 बार, और आप देखोगे 0 से 0 कट गया, और 7 8 कितना हो गया आपके पास, 56 हो गया, यानी कि आपके पास 8% आ गया। 8% और आंसर कहाँ है भाई, 8%, 8% ब्याज की दर आपका आंसर है। आप आराम से देखो आप, क्या ये वाला पार्ट समझ में आया क्या, बस इतना सा बता दो। राधे राधे मिस्टर राम ब्लॉग्स, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, बस इतना बताओ। पूजा मीणा जी स्वागत है आपका। पूजा जी वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने पूजा जी, आपने तो कैलकुलेशन ही लिख डाली। इतना सा बता दो, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होगी। बहुत ही गजब के बच्चे हो आप लोग। आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग विद्वान हो। ये सरकार का दुर्भाग्य है कि वो आपको अभी तक नहीं चुन पाई।
अब सरकार को जल्दी से जल्दी चुन लेना चाहिए। अगर सरकार के कोई बाशिंदे मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनिए, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, आप इन्हें जरूर ले लीजिए। कम से कम ये वो लोग नहीं हैं जिनको 10 लाख रुपए में पेपर खरीद के दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों पर ध्यान दीजिए। ये बच्चे मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ना कि वो जो 10-10 लाख रुपए में पेपर लेकर के पेपर पास कर रहे हैं और वही आगे जाकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए आप, गजब हो गया काम। और देखते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सवाल को बहुत ध्यान से देखो, इस वाले सवाल को आप करने की कोशिश करो। ये वाला सवाल जिस बच्चे ने कर दिया उस बच्चे को मेरी तरफ से अभी मैं पुरस्कार दूंगा, ऑनलाइन पुरस्कृत किया जाएगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, ये लिख के दे दूं मैं आपको, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी मास्टर ने बच्चे को ऑनलाइन पुरस्कार दिया है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको ऑनलाइन पुरस्कार दिया जाएगा। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, आपको ऑनलाइन पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में आपको ऑनलाइन शाबाशी दी जाएगी। शाबाश बेटा कहकर पुकारा जाएगा। बस आप इस सवाल का जवाब दे दो। आपका टाइम शुरू होता है अब। लो तो भाई साहब, ये 8 पे आ जाएगी वापस से सुई। तब तक का मैं आपसे इंतजार कर रहा हूं, 1 मिनट का आपके पास समय, फटाफट से बताइए। बताओ फटाफट से। बताओ भाई साहब, बताओ क्या होना चाहिए आंसर। प्यारे बच्चे हो तुम, समय पूरा हो चुका है और समय पूरा होने के बाद में भी और समय घूम, इतना समय मेरे हिसाब से काफी होता है। 600 रुपये आया है आकाश का आंसर। भावना गौतम जी का भी 600 आएगा। 600 आ गया है। देखते हैं किस किस का। अच्छा 600 तो लिखा हुआ ही है ना, आया कैसे ये भी तो पता लगे। ईमानदारी से आना चाहिए, ईमानदारी से नहीं आया हो अगर मान लो तो फिर क्या ही किया जाए। खैर इस क्वेश्चन को मैं क्यों लेकर के आया हूं आपको बताते हैं कारण। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनिएगा। अब आप, होता क्या है मामला, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपए हो जाएगी और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपए हो जाएगी। आप इसी बात को नहीं समझ पा रहे। बस कई बच्चे जो उलझ रहे होंगे वो यहीं पे उलझ रहे होंगे। वो क्या रहा होगा, बच्चे सोच रहे होंगे सर मूलधन जो है उसके बाद में 2 साल बाद धनराशि बढ़कर के 720 रुपए हो गई। इसका मतलब है मूलधन जो है उसके 2 साल बाद धनराशि 700 रुपए हो गई, 720 रुपए हो गई। मान ली बात। अब वो क्या कह रहा है, अगले 5 वर्ष में बढ़ के, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर, अगले 5 वर्ष में बढ़कर बेटा, अगले 5 वर्ष में बढ़कर, अगले 5 वर्ष का मतलब ये नहीं है कि मूलधन जो है उसके 5 साल बाद, इस 2 साल बाद जो 720 रुपए की धनराशि हो रही है उसके भी 5 साल बाद, उसके बाद अगले 5 साल बाद। यहां कहीं लिख रहा था क्या अगले 5 साल बाद? पढ़ो। समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान, तो 10 वर्ष के लिए टोटली 10 वर्ष कह रहा है वो। यहां पढ़ो आप, ये 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है तो 5 वर्ष में हो जाती है। यहां पर वो क्या कह रहा है, अगले 5 वर्ष बाद। अगले 5 वर्ष बाद का मतलब है मेरे लाला के जो मूलधन था वो 2 साल बाद 720 रुपए हो रहा था और उसके बाद 5 साल, अगले 5 साल बाद मतलब और 5 साल बाद, तो 2 साल तो है, 5 साल और, मतलब जब से मूलधन स्टार्ट हुआ है, मूलधन के 2 साल बाद तो 720 है और इसके भी 5 साल बाद जो होगा वो होगा 1020। इसका मतलब है मूलधन के बाद तो 2 साल तो यही था और 5 साल और हो गया, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 साल बाद हो गया।
और यहाँ जो और यहाँ अंतर है वो 5 साल का अंतर है, 3 साल का नहीं है। तुम 3 साल का करके बैठे हो तो बस वहीं गलत हो जाओगे। तो यहाँ पे 5 साल का फर्क है। तो 5 साल का जो साधारण ब्याज बना आगे, वो 5 साल का साधारण ब्याज कितना बना ये देखने वाली बात है। तो 5 साल का साधारण ब्याज 720 और 1020 में जो अंतर आया वो कितने रुपए का आया? 300 रुपए का। 5 साल का जो साधारण ब्याज आ रहा है वो 300 रुपए आ रहा है। आपसे पूछा राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? आप 300 रुपए में 5 का भाग दे दो, 5 सिंह 30 और ये 0, 60 रुपए हो गया। 1 साल का ब्याज कितने रुपए हो गया बेटा? 60 रुपए हो गया। अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपए है तो आप सोचो 2 साल बाद धनराशि 720 हो रही थी। अगर 2 साल बाद धनराशि 720 हो रही थी तो इसमें 2 साल का जो साधारण ब्याज रहा होगा वो 60 और 60 120 रुपए रहा होगा। और अगर 720 में से 120 रुपए 2 साल का ब्याज है तो जो मूलधन रहा होगा वो मूलधन 720 माइनस 120 कितना रुपया रहा होगा? 600 रुपये रहा होगा। और यही आपका आंसर है, 600 रुपये इज योर आंसर। देख लो आप आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। रामनिवास गुजर जी ने 520 आंसर दिया है। 520 आंसर नहीं आएगा रामनिवास जी, आप कैसे 520 दे रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन में भी 520। रामनिवास जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हैं क्यों कर रहे हो रामनिवास जी ऐसा? आप मुझे बताओ। विष्णु मीणा का भी आंसर आ गया। वेरी गुड विष्णु। साक्षात विष्णु हमारी क्लास ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विष्णु अगर आप सुन रहे हैं विष्णु तो कृपा रखिएगा। चलिए यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया पार्ट ए। ये देखो पार्ट ए को ध्यान से समझ लेना। ये पार्ट ए जो अगले टाइप का पार्ट ए था, क्या आप लोगों ने पढ़ा? इसके 2 सवाल हम लोगों ने करा। फिर पार्ट बी आपने पढ़ा, और पार्ट बी के आप लोगों ने 3 सवाल पढ़ लिए, मेरे हिसाब से 4 सवाल पढ़ लिए। अब आता है पार्ट सी। अब आएगा पार्ट, ध्यान से सुनते जाइए बस। आप लोगों को इतना गजब का ब्याज पढ़ा दिया जाएगा कि आप लोगों को फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। आपको जो पढ़ा दिया जा रहा है उसको बस ध्यान से पढ़ के जाइएगा पेपर में, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। इस वाले सवाल को ध्यान से देखो, इस वाले सवाल को, इस वाले सवाल को ध्यान से देखो। और इस वाले सवाल की क्या पिक्चर है इसको समझते हैं। रहीम नाम का एक लड़का है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। तो भाई साहब रहीम क्या कर रहा है आज? रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। अगर कोई भी हो, रहीम हो या कोई भी हो, कोई भी बच्चा अगर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से निवेश करेगा तो 3 वर्षों में 5%, 5%, 5%, 5 दिया 15% ब्याज बना लेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि रहीम ने यहाँ पर 15% ब्याज की घोषणा कर दी कि भाई साहब मैं तो 15% ब्याज बना रहा हूँ, बस इसके अलावा मुझे क्या ही चाहिए। आगे पढ़ो, आगे क्या कहता भाई साहब वो। उसके दोस्त हीरा लाल ने, उसका दोस्त एक लाल कलर का जो हीरा है, उस हीरा लाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए, उतनी ही धनराशि को जो मूलधन था 2 वर्ष के लिए 7% की साधारण ब्याज पर निवेश किया। मतलब हीरा लाल ने भी उतना ही पैसा उधार दिया, किसी को निवेश कर दिया, लेकिन हीरा लाल ने 2 साल के लिए 7% की दर से निवेश किया। अगर 2 वर्ष के लिए 7% की दर से निवेश किया तो 2 सत्ते 14% उसका ब्याज बनेगा। अब सोचो आप यहां पे हुआ क्या होगा कि रहीम ने 3 सालों में 5% के हिसाब से 5 दिया 15% ब्याज बना लिया, और हीरा लाल ने 2 सालों में 7% के हिसाब से 7 दूनी 14% ब्याज बना लिया। इसका मतलब जो रहीम है उसकी तुलना में हीरा लाल जो है वो 1% ब्याज कम बना रहा है। रहीम की तुलना में हीरा लाल 1% कम है, या हीरा लाल की तुलना में रहीम 1% ज्यादा है। अब आगे क्या कह रहा है वो? रहीम को हीरा लाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। अगर हम परसेंट के अनुसार बात करें तो रहीम को कितना परसेंट ब्याज ज्यादा मिल रहा है? 1%। इधर देखो आप, 14% की तुलना में 15% मिल रहा है रहीम को। रहीम हीरा लाल से 1% ज्यादा है, जबकि क्वेश्चन में कितना ज्यादा है? 30 रुपए ब्याज ज्यादा है। अगर हम 1% की बात करें बच्चों तो 1% का मान है 30 रुपए। 30 रुपए है। आपसे पूछा है उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? एक बात ध्यान रखिएगा, निवेश की गई जो धनराशि होती है ना, निवेश की गई जो धनराशि होती
वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। निवेश की गई धनराशि हमेशा अपने आप में 100% होती है। अगर 1% का मान 30 रुपए है तो 100% का मान 100 गुना कर दो डायरेक्टली, तो इंटू 30 3,000 हो जाएगा, खत्म हो गया मामला। 3,000 रुपये आपका आंसर है। 3,000 रुपये आपका आंसर होगा, देख लो आप आराम से। अमित कुमार क्या कह रहे हैं, सर मैं भी क्लास ले रहा जबकि मेरे सुबह बीएससी का पेपर है, आगरा से क्लास ले रहा हूँ सर। अमित, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा बीएससी का पेपर है तो तुम बीएससी पढ़ लो बेटा, कल पेपर है। तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ लेना क्लास को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम क्लास मत लेना, लेकिन अगर कल बीएससी का पेपर है तो एज अ टीचर, तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते मैं यही कहूंगा, कल अगर बीएससी का पेपर है तो तुम बीएससी का पढ़ो, और अगर तुमने पूरा बीएससी का मामला पढ़ लिया है, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बेटा। गिरिराज वर्मा जी कह रहे हैं सर जय भीम। जय भीम मेरे भाई, आ जाओ गिरिराज जी। हाँ जी, तो यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 3 का एक और क्वेश्चन, पार्ट सी जो हमारा चल रहा है उसका एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का, और कौन सा क्वेश्चन तो हमारे पास आया और हम उसको उड़ाया। इसको देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो। इधर देखो ध्यान से, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज, और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50। मतलब एक धनराशि है, उस धनराशि पर अगर मैं बात करूं तो 12% की दर से 4 वर्षों तक अगर ब्याज लगेगा तो 12 चौके 48% लगेगा, कोई भी कह सकता है। और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का जो ब्याज लगेगा वो 9 पंजे 45% लगेगा। अगर आप अंतर देखोगे तो 45 और 48% का जो अंतर आएगा वो 3, अगर आप अंतर देखो तो 45 और 48% का जो अंतर आएगा वो 3% आएगा, जबकि यहां ब्याज का अंतर जो आ रहा है वो 412.50 आ रहा है। मतलब 3% का जो मान है वो 412.50 रुपए है। ये आपको पता लग गया। अगर 3% का मान 412.50 रुपए है तो धनराशि क्या है? कोई भी कह सकता है धनराशि हमेशा 100% होती है, तो जो धनराशि होगी वो हमेशा 100% होगी। अगर 3% का मान 412.50 है तो 100% का मान क्या है पता करना है। 100% का मान कितना है? तो वही हमारा ब्रह्मास्त्र शुरू कर दो। ब्रह्मास्त्र हमारा क्या कहता है, जो हमें पता करना है 100% के बारे में हमें पता करना है तो 100 ऊपर बटा 3% के बारे में हमको पता है तो 3 कहाँ जाएगा नीचे, और 3% का मान है हमारे पास 412.50। 412.50 अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो बटा में आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे, 3 से काट दोगे आप। अगर आप 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 आएगा। 4 में से 3 गया मेरे बच्चे। अगर 4 में से 3 गया बच्चे तो बचा कितना? 1, और 1 के पीछे आया 1, 11 हो गया। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 2 तो 22 हो गए थे। 22 में से 21 गया, बचा 1, 1 के पीछे 5 है, 3 पंजे 15 और ये 0। 13,750 रुपए आपका क्या हो जाएगा आंसर? ये रहा 13,750। 13,750 रुपए आपका आंसर है। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड। आप बताओ क्या ये बात समझ में आई? तो जहां जिस पार्ट में जितने क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है मैं उतना ही कराऊंगा, ताकि ज्यादा आपको मतलब कचरपट्टी ना हो जाए नोट्स अगर आप लोग बना रहे हो तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने लगभग कर लिया। इसमें अब इस तरीके से अंतर आएगा तो आप आराम से देख लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से कर लोगे। वेरी गुड मनीष, मनीषा जी, वेरी गुड। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए पार्ट डी। अब क्या आएगा? अब बहुत इंपॉर्टेंट मामला मैं शुरू करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान से समझ।
एन के लव कह रहे हैं राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू जा रहा हूं, इस बात को आपको बहुत ध्यान से बहुत ध्यान, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, तसल्ली से। बस एक बार कमेंट करके बता दो, जितने भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, क्लास समझ में आ रही है क्या, क्लास में मजा आ रहा है क्या, स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है क्या, फटाफट से बता दो मुझे अभी के अभी। आपका क्या ओपिनियन है, फटाफट से बता दो। क्या स्पीड ज़्यादा करूं, मैं फटाफट करूं, जल्दी करूं स्पीड, या जो चल रहा है वो चलने दूं, या और स्लो करूं? क्लास समझ में आ रही है क्या, मज़ा आ रहा है क्या, मन लग रहा है क्या? इतना कमेंट करके बता दो फटाफट से, ताकि मैं आगे चलूँ। चलो, ध्यान से देखिए, अच्छे से आ रही है सर, चलने दो सर जी ऐसे ही, चक माम लो, ठीक चल रही है सर, हाँ सर सही चल रही है, ऐसे ही चलने दो, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की, धन्यवाद। इधर देखो ध्यान से, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की पेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है तो उसकी पूंजी याद करो। बड़ा खतरनाक मामला, बड़ा खतरनाक। अगर इस क्वेश्चन में आप एक्स वाले मामले से उलझ गए ना, अगर एक्स मान करके, तो ये मान के चलना आप गजब के बर्बाद हो जाओगे, गजब के भयंकर तरीके से। आप ये मान के चलो, इस समस्या आ जाएगी आपके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो फिर क्या हो सकता है सर, इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से हम इसका, बात ये है, मैं इतने मेथड इसके अंदर बता सकता हूं जो सभी उपयुक्त है। 2 से 3 या 4 मेथड मैं आपको आराम से बता सकता हूं, सभी उपयुक्त हैं, लगभग सभी कारगर हैं और सभी शॉर्ट हैं। लेकिन उनमें से भी हम वो मेथड करेंगे जो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, जो समझने में सबसे ज्यादा आसान। चलने दो। एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से निवेश किया। देखो इस बात का क्या मतलब है, मतलब उसने जो भी पूंजी निवेश की, उसकी टोटल, उसके पास पूंजी जो भी है, मान के चलो एक बार के लिए उसके पास पूंजी 1,000 रुपए, उसके पास टोटल 1,000 रुपए मान के चलो, है ना। अब उसने क्या किया, उस 1,000 रुपयों का जो 2/3 भाग है, मतलब 1,000 रुपयों का जो 2/3 आएगा, उसको 6% की दर से निवेश कर दिया। और फिर क्या किया उसने, उस 1,000 रुपए का जो 1/5 भाग है, उसको 10% की दर से निवेश कर दिया, ये भी मान लिया। और जो बाकी का बचा हुआ रहेगा, मतलब 1,000 का 2/3 भाग यहाँ गया, 1,000 का 1/5 भाग यहाँ गया, मतलब 1,000 के 2/3 के रूप में जो भी गया वो गया, और 1,000 के 1/5 के रूप में जो भी गया वो गया। अब जो बची कुची धनराशि है, उस बची कुची धनराशि को उसने, उस बची कुची धनराशि को 15% की दर से निवेश कर दिया, 15% की दर से उसने निवेश कर डाला बची कुची धनराशि को। अब उसने क्या कहा, यदि उसकी वार्षिक आय, मतलब 1 साल बाद उसे 600 रुपए प्राप्त होते हैं, 1 साल बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 600 रुपए, मतलब ब्याज उसका कुल मिला के, यहाँ से जो ब्याज मिला उसे, यहाँ से जो ब्याज मिला उसे, और यहाँ से जो ब्याज मिला, वो कुल मिलाकर के 600 रुपए। पहली चीज तो ये मत सोच लेना कि तीनों जगह से बराबर बराबर 200-200 रुपए मिलेगा, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ध्यान दीजिए, क्यों, आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब तीनों जगह से कुल मिला के उसे 600 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब सर 200 मिला होगा ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए तीनों जगह पर मूलधन, ब्याज की दर, समय बराबर होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। तो फिर हम करें क्या, मतलब ये तो क्वेश्चन समझा हमने, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर उसे तीनों जगह से कुल मिला के, यहाँ से और यहाँ से कुल मिला करके 600 रुपए का ब्याज मिला, तो उसकी पूंजी कितनी है, हमको ये बताना है कि उसकी जो पूंजी, मतलब उसकी जो निवेश की गई थी, जैसे मैं यहाँ पे 1,000 रुपए मान रहा था, वो एक्चुअल में है कितना, ये हमें पता करना। थोड़ी आवाज कट के आ रही है, बाकियों को भी कट के आ रही है भाई साहब आवाज। इंटेलिजेंट दी कह रहे हैं सर आप जी बहुत, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंटेलिजेंट। बाकियों को भी कट के आ रही है आवाज। वॉच एंड ग्रो कह रहे हैं सर एक मोटिवेशन दे दीजिए, लास्ट में देंगे मोटिवेशन,
लास्ट में देंगे आपको मोटिवेशन, अभी कर्म करते हैं बेटा। मोटिवेशन में सबसे बड़ा मोटिवेशन यही कि अभी कर्म करें। बाकी बच्चे बताइए क्या कट के आ रही है क्या आवाज एक बार। चलिए, तो कुल मिलाकर के इस सवाल को करने का अब बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन करें, और इसके बाद में एक और सवाल इस तरीके का मैं लेके आया हूं, उसको भी हम लोग देखें किस तरीके से। और ये सवाल बहुत आते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और 6 भाग 15% की, ठीक है। चलिए निवेश कराते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई साहब ने यहाँ पे कितना भाग निवेश किया, 2/3 भाग। भाई साहब ने यहाँ कितना निवेश किया, 1/5 भाग। और भाई साहब बाकी जगह कितना भाग करेंगे, जो शेष भाग बचेगा वो 15% की दर से, यही होगा। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपये तो उसकी, अब ध्यान से सुनिए, पहली भाग तो अगर आप देखें, देखो तरीका नंबर 1 क्या है, आप जो 2/3 भाग निवेश कर रहे हो वो कितने परसेंट से कर रहे हो, 6% से। अगर आप 2/3 को 6% से गुणा कर दो तो आप देखो कितना बन रहा है आपके पास। आप सिर्फ इतना सा देख लो, आप सिर्फ ये देख लो कि 2/3 का जो 6% बनेगा वो कितना बन रहा है, आप ये देख। तो अगर आप 3 से 6% काट दोगे तो 3 क्या आएगा, और 2 दूनी 4% आएगा। मतलब अगर मैं कहूं उस धनराशि का 2 इधर ले लो, 2/3 भाग को मैंने 6% के हिसाब से निवेश किया, तो 3 से 6 काट दिया मैंने, 3 दूनी 6 और 2 दूनी, कुल मिला के कितना परसेंट ब्याज आ गया, 4%। 4% ब्याज आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, क्या बोला उसने, 1/5 भाग को, 1/5 भाग को 10% के हिसाब से निवेश किया, तो 1/5 का 10% निकला। आपने 5 से काटा, 5 दूनी 10%, ये आ गया 2%। और अब वो कह रहा है शेष भाग को, अब ये शेष भाग कितना है ये हमें देखना है 15% के हिसाब से। तो जो शेष भाग होगा ना, शेष वो कितना है वो देखना है। अब उस शेष भाग को आप कैसे देखोगे, ध्यान से सुनो। आप यहां पे देखना कि सबसे पहले उसने कितना भाग निवेश किया, 2/3, फिर कितना निवेश कर दिया, 1/5। तो आप ये देखो 2/3 भाग, किसी धनराशि का 2/3 भाग पहले कर दिया और 1/5 भाग बाद में कर दिया, तो उस धनराशि का एक्चुअल में कितना भाग निवेश कर दिया, तो 2/3 प्लस 1/5 कितना भाग निवेश कर चुका वो। धनराशि का 2/3 भाग तो पहले निवेश कर दिया, फिर धनराशि का 1/5 भाग निवेश कर दिया, तो धनराशि का एक्चुअल में कितना भाग निवेश कर दिया ये देख लो। तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, ये आएगा 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, प्लस 5 तिये 15, 3 एकम 3, ये आया 13/15। मतलब उसने जब धनराशि का 2/3 भाग निवेश किया और फिर धनराशि का 1/5 भाग निवेश किया, तो उसने कुल मिला के धनराशि का 13/15 भाग निवेश कर दिया। और धनराशि का 13/15 निवेश करने का मतलब यह हो गया बेटा कि 15 में से 13 हिस्से उसने निवेश कर दिए बेटा। अगर धनराशि के 15 में से 13 हिस्से उसने निवेश कर दिए, तो 15 में से 13 हिस्से निवेश करने का मतलब है ये तो पहले ही निवेश कर चुका है, निवेश पहले ही। तो शेष निवेश क्या है, समझा करो चीजों को, रटा मत करो। भाई साहब किसी धनराशि का 2/3 भाग और उसी धनराशि का 1/5 भाग, तो उस धनराशि का कितना भाग है, उस धनराशि का 13/15 भाग है। मतलब ये हुआ कि उसने जब 2/3 भाग निवेश किया और उसने जो 1/5 भाग निवेश किया, उसने कुल मिला के 13/15 भाग निवेश कर दिया, दोनों में कुल मिला के। अगर धनराशि में दोनों बार उसने कुल मिलाकर के 13/15 निवेश कर दिया, इसका मतलब 15 में से 13 निवेश कर दिया। 15 में से 13 हिस्से अगर उसने पहले ही निवेश कर दिए, तो शेष कितने बचेंगे, 15 में से 13 हटा दो, कितने बचेंगे, 2। कितने में से, 15 में से, तो 15 में से 2 बचेंगे। इसका मतलब जो शेष निवेश रहेगा वो 2/15 रहेगा, 2/15 रहेगा। आराम से देख लो। पूजा कुमारी जी कह रही है हेलो सर, हेलो पूजा, कैसी हैं आप, स्वागत है आपका, आ जाइए। अब सुनो ध्यान से, जो शेष भाग है वो 2/15 है, और उस पर कितना परसेंट है भाई साहब, 15% है। मतलब 2/15 भाग पे 15% का निवेश। आ जाओ आप ध्यान से, 15 से 15 काटोगे, 15 एकम 15 और 1 दूनी 2%, ये हो गया। तो आपके पास क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई, सा मुझे बता, क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, ताकि इसका भी समाधान कर दिया जाए।
अब अगर हम लोग देखें तो ये कुल परसेंट कितना हो रहा है, 4 2 6 और 2 8%। क्या ये बात सही है? 8%। तो कुल मिलाकर के जो ब्याज बना उस सबसे पहले 2/3 भाग पर 6% के हिसाब से 4%, 1/5 भाग पर 10% के हिसाब से 2%, और शेष भाग, अब ये शेष भाग उसने तो लिख दिया शेष भाग, लेकिन है कितना वो देखना था हमको। तो शेष भाग देखने के लिए पहले हमने ये देखा, पहले 2/3 निवेश हो चुका है, उसके बाद 1/5 निवेश हो चुका है, तो 2/3 और 1/5 कुल मिलाकर के 13/15 निवेश हो चुका है। और 13/15 निवेश होने का मतलब ये 15 में से 13 निवेश हो चुका है, तो 15 में से 2 शेष बचा हुआ है, और 15 में से 2 शेष बचा हुआ है, तो 2/15 बचा हुआ है। और 2/15 को जब अब निवेश करेगा तो 2/15 को निवेश करेगा कितने परसेंट के हिसाब से, अपने 15% के हिसाब से। टोटल कितना परसेंट हो गया, 8%। वो क्या कह रहा है, यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए, बेटा वार्षिक आय 600 रुपए का मतलब ये हुआ उसने जो ब्याज के रूप में कमाया वो 600 रुपए, जबकि अगर हम यहां देखें तो कितना परसेंट कमा रहा है, वो 8% कमा रहा है। 8% का मान जो आ रहा है अपने पास, यहां पे देखो आप, 600 रुपए आ रहा है। 8% का मान 600 रुपए आ रहा है। आपसे पूछा है उसकी पूंजी ज्ञात करो, बेटा जो पूंजी होगी ना वो 100% होगी इस हिसाब से। तो आप ध्यान से सुनो, अगर 8% का मान 600 है तो 100% का मान कितना होगा। 100% का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 को रख दोगे ऊपर बटा 8 को रख दोगे नीचे, और 8 को गुणा कर दोगे किससे, 600 से। काट दो, 8 7 56, 4 बचा 8 पंजे 40, 75 इंटू 100, 7500। ये रहा आंसर। अब बताओ, अब बताओ आप। बेटा ये अंगूर जिंदगी है, आम जिंदगी नहीं है ये। सुनीता जी कह रही है सर आय और पूंजी में क्या डिफरेंस है। आय और पूंजी में क्या डिफरेंस है, देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं, आय और पूंजी में सवाल डिफरेंस बताएगा। ऐसा कोई विशेष मैं आपको बता दूं सुनीता जी, पारिभाषिक मतलब पारिभाषिक रूप से कोई डिफरेंस नहीं है, सवाल के रेफरेंस में हमें समझ में आता है। आय का मतलब हो गया जो ब्याज के रूप में प्रॉफिट हुआ, वो ब्याज के रूप में लाभ हुआ वो। पूंजी का मतलब ये हो गया जो निवेश की गई धनराशि है वो। अब निवेश की गई धनराशि मूलधन कहलाती है, और ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि आय कहलाती है, इस सवाल के अनुसार। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। विष्णु बेटा ये सबसे सीधा तरीका है इस वाले सवाल का, ये बड़ा नहीं है। अभी अगला सवाल देख, विष्णु मान मेरी बात, तूने ये सवाल अभी देखा नहीं, बाकी मास्टरों को देख एक बार, तो पता लगेगा क्या हो रखा है इनमें। यही तरीका मैं तुझे बता रहा हूं बेटा, यही तरीका काम आएगा, अभी तू देखे जा। विष्णु बेटा यही सबसे बढ़िया तरीका है, फिर कह रहा हूं, ये तो मैंने तुझे समझाया है बड़े बड़े तरीके से। इधर देख, अब तू कैसे करेगा मैं बताता हूं। देख सवाल करते कैसे हैं, इधर देख विष्णु भाई, इधर देखो तुम, इधर देखो विष्णु भाई। 1/2 भाग को 5%, तो आप डायरेक्टली विष्णु भाई क्या करोगे, 1/2 को 5% से गुणा करोगे। 1/2 को 5% से गुणा करोगे तो 1/2 इंटू 5 आएगा, और 1/2 को 5% से करोगे तो 5/2% आ जाएगा। बताओ विष्णु भाई, यहां तक की बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप आराम से। कुल मिला के करना क्या है विष्णु भाई, 1/2 भाग को कितने परसेंट लेना है, 5%, 1/3 भाग का 8%, और शेष हिस्सा कितने परसेंट के हिसाब से लेना है, 10%। आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है विष्णु भाई, देखो कैसे करोगे। 1/2 भाग कितने परसेंट के हिसाब से है, 5%, प्लस 1/3 हिस्सा कितने परसेंट के हिसाब से है, 8% है, प्लस शेष हिस्सा। अब शेष हिस्सा कितना है कैसे निकालोगे, 1/2 और 1/3 को जोड़ दे। बेटा 1/2 और 1/3 को जोड़ेगा ना तू, 1/2 प्लस 1/3, तो 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 3 और 2 मतलब 5/6 आएगा। 5/6 का मतलब हो गया बेटा 6 में से 5। अगर 6 में से 5 पहले ही आ गया तो 6 में से 1 बचा, 6 में से 1 बचा तो 1/6 आया, और ये कितना परसेंट है, 10%। ये रहा पूरा ब्याज, ये है बेटा पूरा ब्याज, देख ले आराम से। अब देखो ये जो पूरा ब्याज है, 1/2 के हिसाब से 5%, 1/3 भाग 8% और 1/6 10%। अब देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/2% प्लस 8/3% प्लस 10/6%।
मैं अगर इसको एक्स वाले मेथड से बताऊं ना तुम्हें, एक्स वाले मेथड से, तुम कहोगे गुरुजी वही ठीक। अभी एक्स वाला मेथड भी बता दूं अगर तुम, कि इसमें धनराशि को एक्स मान के किया जाता है तो कैसे किया जाता है, फिर तुम कहोगे गुरुजी वही ठीक था हमारा, तो वही रहने दो आप तो। खैर कोई बात नहीं, इतना ब्याज आ गया। अब ये एक्चुअल में है कितना परसेंट वो देख लो, 2 3 6, इनको जोड़ना पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में तो क्या था कि हम डायरेक्टली जोड़ पा रहे थे, 4 2 2 ये आया था। इस वाले सवाल में डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा, तो जोड़ दो, 2 3 6 का क्या आएगा, 2 से काटा 3 बार, 3 पंजे 15 प्लस 3 दूनी 6 8 दूनी 16 प्लस 6 1 6 10। तो इधर देखो आप, 15 16 31 और 10 41/6%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज आएगा वो 41/6% आएगा। अगर ब्याज 41/6% है, जिसका मान यहाँ पे देखो कितना 820, तो एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आए 820 रुपये, मतलब एक साल में उसके निवेश से कुल प्राप्त आए 820 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि 41/6% का जो मान है वो 820 रुपये है। आपसे पूछा उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करो, उसकी कुल निवेशित पूंजी 100% है, उसकी कुल निवेशित पूंजी 100% है, तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए 100 आएगा ऊपर बटा 41/6 का मान अपने को पता है, तो 41/6 आएगा नीचे गुणा 820। अगर मैं इस 41/6 को यहाँ नीचे है तो ये पलटेगा, पलटेगा तो 41/6 की जगह हो जाएगा 6/41, यहाँ से इधर आ जाएगा। अब देखो आप 6/41 गुणा 100 गुणा 820, यहाँ से खत्म हो गया मामला। 41 से काटा आपने 82 को 2 बार और ये 0 बार, तो 20 × 6 × 100, 20 × 6 120, 120 × 100 हो जाएगा 12,000। 12,000 रुपये आपका आंसर है। ये रहा विष्णु, ये बहुत सही तरीका बता रहा हूं, मान ले मेरी बात विष्णु, मान ले। वीर चौधरी नमस्ते भाई। मिस्टर बबलू कह रहे हैं सर खाना खा लो, खाओ भाई। वीर चौधरी तुमने आंसर दिया है 1,20,000, नहीं तुमने तो 12 लाख लिख दिया विष्णु, 12 लाख नहीं है भाई, 12,000 आंसर है। मुझे लगता है तुम्हारे जीरो के यहाँ का जो टच वाला मामला है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई समस्या, बात मानो। अगर मैं एक्स से अभी बताने लग जाऊं हालत खराब हो जाएगी बेटा, अभी दिक्कत हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, मान लो मेरी बात। विष्णु ने दिल भेजा है लाल कलर का, बताओ आप। बीच में पॉइंट भी था, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा पॉइंट तुम्हारे कमेंट में, देखो इधर ध्यान से। तो ये जो पार्ट था अपना, ये कौन सा पार्ट था इसको देख लो, क्योंकि ये था पार्ट डी। अब आएगा पार्ट ई, पार्ट ई ध्यान से सुनना। बताओ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे नहीं लगता यहां तक की बात में कोई दिक्कत होगी, यहां तक की बात में किसी प्रकार की कोई। तो यहां तक की बात समझ में आ गई अपने, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये सवाल बहुत, आज की क्लास के जो सवाल है वो सवाल बहुत अच्छे लेवल के सवाल है बेटा, ये मान के चलो आप, ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, ऐसे नहीं है। ये बहुत छांट छांट के लाए हुए सवाल है, ऐसे नहीं, मतलब बढ़िया लेवल के सवाल है। और साधारण ब्याज के जो अच्छे लेवल के सवाल है उनमें से एक है जो कि आपके पेपर में टकराते हैं, जहां आपको परेशानी हो जाती है, जहां इस वाले को देखो आप ध्यान से, इस वाले सवाल को 3 स्टेप में आपको सवाल करके दिखाऊंगा, मात्र 3 स्टेप में, और आप करेंगे। ध्यान से सुनो। 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का, दो भाग है फर्स्ट एंड सेकंड, एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। सोच के देखो, पहले भाग पर अगर 10% की दर से 5 साल है तो 10 पंजे कितना है 50, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कैसे निकालोगे बेटा, 10 पंजे 50%, तो पहले वाले भाग का जो 50% है वो दूसरे वाले का अनुपात हो जाएगा, और दूसरे वाले भाग पर 9% की दर से 6 साल पे 9×54% जो रहेगा दूसरे वाले भाग पे, 9×54% जो रहेगा दूसरे वाले भाग का वो पहले भाग पे आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, आप 2 से काट दो कितनी बार, 27 बार, और 2 से काट दो आप 25 बार,
मतलब फर्स्ट और सेकंड वाली धनराशि का अनुपात 27:25 आया। आपसे क्या पूछा है? 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात करो। 10% की दर से निवेशित राशि 5 वर्ष के लिए, जो पहले वाला भाग था वो ज्ञात करना है, मतलब 27 का मान आपको ज्ञात करना है। 27 का मान कितना आएगा ये आपको पता करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये बाई ऑप्शन सोल्व हो सकता है। बाई ऑप्शन कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। बाई ऑप्शन सोल्व होगा ये। आपको 27 का मान निकालना है। 27 देखो, 27 का मान जो आएगा, क्योंकि 27 9 का गुणज है, 27 9 का गुणज है, तो जो आंसर आएगा वो भी 9 का गुणज आएगा। मैंने पहले भी बताया 27 9 का गुणज है, तो जो आंसर आएगा वो भी 9 का गुणज आएगा। 15,000 9 का गुणज है क्या? नहीं। 12,500 9 का गुणज है क्या? 5 और 2 7 और 1 8? नहीं। 14,000 9 का गुणज है क्या? नहीं। क्या 13,500 9 का गुणज है? हाँ। 5 और 3 8 और 1 9, बिल्कुल है। चार ऑप्शन में से, क्योंकि हमें 27 का मान निकालना है, तो 27 का जो मान आएगा पहले वाले भाग का, 27 का जो भी मान आएगा, तो चूंकि 27 9 का गुणज है, तो 27 की वैल्यू जो भी बनेगी वो 9 का गुणज बनेगी, और 9 का गुणज एक ही ऑप्शन है 13,500। ये लो, खत्म हो गया सवाल। और पूरा भी निकालना है तो निकाल दो। आप देखो, पहले वाले भाग का अनुपात 27 आया, दूसरे वाले भाग का अनुपात 25 आया, तो 27 और 25 कुल मिलाकर के कितना आया? 52। 52 आया। और ये जो 52 है क्वेश्चन में 26,000 है, मतलब 26,000 जो है वो 52 की वैल्यू है। 26,000, 26,000 रुपए। आपको 27 का मान पूछा है, कैसे निकालोगे आप? 27 का मान निकालने के लिए 27 ऊपर बटा 52 नीचे गुणा 52 का मान कितना आएगा? 26,000। 26,000 का 26 से काटो 1,000 बार, और 26 दूनी 52, 2 से 1,000 काटो 500 बार, और 500 इंटू 27 करोगे 13,500 आपका आंसर आ जाएगा। ये लो। अब बताओ आप, अब बड़ा है क्या? अब आपको बड़ा लग रहा है कि ये आंसर? बताओ आप, अब बताओ भाई वीर चौधरी, अब भी बड़ा लग रहा है क्या? अब बता, क्या अब भी बड़ा है क्या ये सवाल? नहीं है। कैसे हो जाएगा? आ जाओ। तो ये हो गया मामला। और कैसा सवाल है अपने पास इसमें? अब सुनो, अभी तक बात हो रही थी दो हिस्सों में बांटने वाली, दो हिस्सों में, अब होगी तीन हिस्सों में बांटने वाली। ये लो, जैसे ये एक सवाल आया, को पढ़ो। एक आदमी तीन अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः, तीन अलग अलग योजनाएं हैं, देख लो। तीन अलग अलग योजनाओं में 10%, 12% और 15%। एक आदमी तीन अलग अलग योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, यही है मामला। 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे 10/60% जो ब्याज प्राप्त हो रहा है पहले वाले हिस्से पर, यहाँ पर दूसरे वाले हिस्से पर 12/120% जो प्राप्त हो रहा है, यही है। यहाँ पर 15 × 12 180% जो ब्याज प्राप्त हो रहा है थर्ड वाले पर। ये तीनों ब्याज आपस में बराबर है। अगर ये तीनों ब्याज आपस में बराबर है तो निवेशित धनराशियों का अनुपात क्या है? अब इसमें कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं 10/60%, फिर 120%, फिर 180% और अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात निकालने के लिए वो क्या करेंगे? 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, वो सोचेंगे ये रहा आंसर, जबकि ये ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ये आंसर नहीं है। उसने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनना, उसने पूछा धनराशियों का अनुपात क्या है, साधारण ब्याज बराबर है, तो आप ये कह रहे हो पहले वाले का 60%, पहले वाला हिस्सा जो भी रहा होगा उसका 60%, दूसरे वाले हिस्से का 120% और तीसरे वाले हिस्से का 180%, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। अब सुनो, परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कटेगा तीनों,
परसेंट से परसेंट कटेगा तीनों जगह। अब 60 से काट दो आप, 60 एकम 60, तो मतलब फर्स्ट वाले का 1 गुना बराबर है सेकंड वाले का 60 से काटा 2 बार और 60 से काटा 3 बार। तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब फर्स्ट वाले का 1 गुना, सेकंड वाले का 2 गुना और थर्ड वाले का गुना आपस में बराबर है। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे अनुपात का कंसेप्ट लगेगा, जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अनुपात क्या रहेगा वो निकालने के लिए 1, 2 और 3 का एलसीएम ले, 1, 2 और 3 का एलसीएम लोगे, 1, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब 1 का भाग 6 में दो 6 बार, 2 का भाग 6 में दो 3 बार और 3 का भाग 6 में दो 2 बार। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड जो आया वो आएगा 6:3:2, 6:3:2, ये आएगा आपका आंसर। आराम से देख लो, 6:3:2। एक और क्वेश्चन देखो सेम इसी तरीके से, क्या है मामला। जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो को पढ़ो। P1 P2 और P3 को क्रमशः 4%, P1 P2 और P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। अब देखो साल एक ही है, तो एक साल में P1 से 4%, P2 से 6% और P3 से 8% ब्याज मिलेगा। अगर P1 से 4% मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि P1 का जो P1 है उस P1 का 4%, P2 का कितना परसेंट मिलेगा 6% और P3 का 8%। ये ब्याज आपस में क्या है बराबर है, बराबर है ये ब्याज आपस में। अगर परसेंट से परसेंट काट दिया जाए तीनों जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात निकालना है। अगर 2 से काटूं मैं तो 2 बार, 2 से काटूं 3 बार और 2 से काटूं 4 बार, तो होगा क्या P1 का 2 गुना बराबर हो गया P2 का 3 गुना बराबर हो गया P3 का 4 गुना। अब मुझे P1 P2 P3 का अनुपात लेना है तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लूंगा मैं, वो आ जाएगा 12। 2 का भाग दूंगा मैं 6 बार, 3 का दूंगा 4 बार, 4 का दूंगा 3। तो P1 P2 और P3 का जो अनुपात आएगा बेटा वो आएगा 6:4:3। मतलब P1 जो है वो 6 है, P2 जो है वो 4 है, P3 जो है वो 3। मतलब P1 6 हिस्से, P2 4 हिस्से, P3 6 और 4 10 और 3 13। ये तीनों मिलाकर के 13 हिस्से हैं, ये तीनों मिलाकर के 13 हिस्से हैं। अगर ये तीनों मिलाकर के 13 हिस्से हैं जो कि क्वेश्चन में 2600 है, तो 13 का मान अपने पास कितना आ गया 2600, 13 का मान 2600 रुपये आ गया। आपसे क्या पूछा है P1 P2 P3 का मान क्या है। अगर 13 का मान 2600 रुपये है तो 1 यूनिट का मान क्या है 13 दूनी 26, 1 इकाई का मान 200 रुपये है। अगर 1 इकाई का मान 200 रुपये है तो 2 छिंग 1200 रुपये हो जाएगा, 2 चौके 800 रुपये हो जाएगा और 2 तिया 600 रुपये हो जाएगा। मतलब 1200, 800 और 600 रुपये हो जाएगा। 1200, 800 और 600 रुपये ये रहा आपका आंसर, देख लो आप आराम से। 1200, 800 और 600 रुपये ये रहा आपका आंसर, देख लो। महावीर मीणा जी राधे राधे भाई। ये बात समझ में आ गई क्या। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, बढ़िया लेवल के प्रश्न है, बहुत बढ़िया लेवल आपको कवर करवाया जा रहा है। आ जाओ, ये हो गया था, ये हो गया, आ जाइए। अब आएगा पार्ट जी, तक आ गए अपन लोग। पार्ट ई के बाद तो एफ आएगा, एफ। पार्ट एफ में किस तरीके के क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्या है मामला। ये लो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, देख लो आराम से। 600 रुपये दो व्यक्तियों को दिए गए जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए।
1 वर्ष बाद दोनों का ब्याज का योग 40 रुपए है, पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है 600 रुपए दोनों को दिए गए, मतलब 600 में से कुछ हिस्सा पहले को, कुछ हिस्सा दिया गया। ये मत सोचिएगा कि 600 रुपए दोनों को दिए गए, ये भी मत सोचिएगा कि 600 में से 300 दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 600 रुपए दो व्यक्तियों को दिए गए, इसका मतलब है दो व्यक्तियों में 600 रुपए में कुछ कुछ हिस्सा बांटा गया। तो मान के चलो पहले व्यक्ति को x रुपए दिए गए और दूसरे व्यक्ति को, पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूं इसका, किताबी तरीका क्या है, 10वीं तरीका, कि एक व्यक्ति को x और दूसरे को 600 माइनस x मिला। जिस व्यक्ति को x मिला मान के चलो उसे 5% मिला, और जिस व्यक्ति को 600 माइनस x मिला मान के चलो उसे 10% मिला, और दोनों को कुल मिला के जो ब्याज मिला वो 40 रुपए। दोनों को कुल मिला के जो ब्याज आएगा, यहाँ वाले ब्याज प्लस यहाँ वाले ब्याज, दोनों के ब्याज का जो योग है वो कितने रुपए है, 40 रुपए। दोनों के ब्याज का योग 40 रुपए। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, x का 5% आएगा प्लस 600 माइनस x का 10% आएगा, और ये जो ब्याज है 40 रुपए। मैं पहले आम तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका, ये मत सोचिएगा यही तरीके से करना है, मैं अभी शॉर्ट मेथड बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप देख करके खुश हो जाएंगे। अभी देखिएगा आप, अब आप इसको सोल्व करो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, जैसे अगर मैं काट दूं इसको तो 5 से 100 कटेगा 20 बार और ये 1 आ गया, 10 से 100 कटेगा 10 बार और ये 1 आ गया, तो 1/20 1/10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो अंदर ये देखोगे तो 1 इंटू x/20 आ जाएगा 10, ये 1/10 अंदर गुणा होगा तो 1/10 को 600 से गुणा करोगे 60 आएगा, माइनस x को 1/10 से गुणा करोगे तो x/10 आ जाएगा और बराबर में 40 है। अब आप सुनिएगा, x/20 माइनस x/10, एक काम करो, ये x वाले पदों को उधर ले जाओ, संख्या इधर ले आओ, तो 60 माइनस 40 बराबर x/10, और ये x/20 उधर जाएगा तो माइनस का x/20 हो जाएगा। यही है, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20। क्या 10 से 20 कटेगा 2 बार, 2x आ जाएगा। इधर 60 माइनस 40 20 लिख दूं मैं डायरेक्ट, माइनस x आ जाएगा और इधर 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इंटू 20 400 आ जाएगा, और इधर 2x माइनस x आ जाएगा, तो 400 बराबर x। मतलब एक तरफ आया 400, एक तरफ आएगा 200। आपसे क्या पूछा है, पहले व्यक्ति की राशि क्या थी, पहले व्यक्ति की वैसी 400 है, ये रहा। अब आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो दुनिया कर रही है, दुनिया करवा रही है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं। सीधी सीधी गणित में बताता हूँ आपको करना क्या है। आप बस ये देखिए कि पहला वाला जो आदमी है, पहला वाला आदमी और जो दूसरा वाला आदमी है, पहला वाला आदमी और दूसरा वाला आदमी है, उसका ब्याज कितना है। आप ध्यान से सुनो, जो 600 रुपये है, अगर वो पूरे के पूरे 600 रुपये, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, अगर वो पूरे के पूरे 600 रुपये पहले वाले व्यक्ति को दे दिए जाए और 5% पे दे दिए, तो 600 का 5% कितना होगा। 600 का 5% अगर पहला वाला व्यक्ति ही 600 का 5% ले ले तो 600 का 5% 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा अपने पास, 30 हो जाएगा। ये पहले वाले व्यक्ति की कहानी होती है, अगर पूरा का पूरा दे दो। और अगर आप 600 रुपये 10% पे दूसरे वाले व्यक्ति को दे देते पूरे के पूरे, तो 600 का 10% कितना होता, 60, यही होता। अगर मैं ये कहूं कि पहले वाले को 600 पूरा का पूरा दे दिया जाए 5% पे तो 30 रुपये होंगे, और 600 दूसरे वाले व्यक्ति को दे दिए जाए 10% पे तो 60 होंगे, लेकिन ना पहले को पूरा दिया गया ना दूसरे को दिया गया, जबकि 600 दोनों में बांटा गया। दोनों में कितना कितना बांटा गया, जो भी बांटा गया, दोनों में जब बांटा गया तो 600 रुपये में कितना ब्याज मिला, 40। यानी कि ना तो पहले वाले व्यक्ति को पूरा 30 मिला, ना दूसरे वाले व्यक्ति को 60 मिला, बल्कि इसके बीच में मिला है, और बीच में मिला है ओवरऑल कितना मिला है, 40। अब यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं बेटा, एलिगेशन नाम का एक मेथड होता है, वो ऐसे लगता है, ध्यान से सुनिए। अगर पहले वाले व्यक्ति को पूरा मिलता तो 30 मिलता, दूसरे वाले व्यक्ति को पूरा मिलता तो 60 मिलता, लेकिन ना तो पहले वाले को पूरा 30 मिला, ना दूसरे वाले को 60 मिला, जबकि दोनों का जो मिलाकर के एवरेज मिला वो कितना मिला, 40। तो दोनों में बांटी गई 600 रुपये की बांटी गई धनराशि कितनी होगी। अब आप देखिएगा, अगर मैं एलिगेशन निकालूं तो एलिगेशन कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना। ये जो बीच वाली जो वैल्यू होती है ना, वो दोनों वैल्यू के बीच वाली वैल्यू होती है। मतलब जैसे 40 है तो 30 और 60 के बीच में कोई ना कोई मान है। अब आप घटा के लिखो, क्यों, क्रॉस साइड में, जैसे इधर घटाओगे तो 60 में से 40 घटाया आपने 20 आया, इधर घटाया तो 40 में से 30 घटाया 10 आया, ये, और इन दोनों का अनुपात निकाल दो।
10 से आप काटोगे तो 2 बार और 10 से काटोगे आप 1 बार। मतलब पहले वाले व्यक्ति को 2 हिस्से मिले और दूसरे वाले व्यक्ति को 1 हिस्सा मिला। मतलब कहने का यह है बेटा कि जो 600 रुपये हैं उन 600 रुपयों को इतने हिस्सों में तोड़ा गया कि पहले वाले व्यक्ति को 2 हिस्से मिले और दूसरे वाले व्यक्ति को 1 हिस्सा मिला। अगर पहले वाले व्यक्ति को 2 हिस्से और दूसरे वाले व्यक्ति को 1 हिस्सा मिला तो 2 और 1 कुल मिलाकर के 3 हिस्से मिले। 3 हिस्से हुए 600 रुपये के, तो 1 हिस्सा होगा 200 का और 1 हिस्सा 200 का होगा। तो पहले वाले व्यक्ति को 200 के 2 हिस्से 200 200 400 मिलेंगे। ये रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर। देख लो आप आराम से, देख लो आप आराम से। देखो इधर मैं और बताता हूँ आपको, और सवाल बताता हूँ ऐसा। और सवाल कहाँ है, इधर ध्यान से सुनो। ध्यान से देखिए। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। हाँ, 2 के हिस्से होंगे 200 200 400। 200 एंड 200 400 बेटा। देखो इस वाले सवाल को देखो, बेसिकली क्या है, एलिगेशन लगाएंगे अपन बस। और एलिगेशन लगा करके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। बड़ा मजेदार सा सवाल है। कितने हाई लेवल के पेपर में चले जाओ, कितना ही हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए साधारण ब्याज में, ये सबसे हाई लेवल है बस, इससे ज़्यादा ऊंचा कुछ नहीं। देखो इधर ध्यान से, 1 वर्ष के लिए 8%, 1 वर्ष के लिए 8% पर 16,000 रुपए का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश। मतलब एक निवेश जो है वो तो 8% है, परसेंट में ले लो, और दूसरा निवेश जो है वो 18% है। कोई दिक्कत नहीं है, उतना का उतना ही निवेश। जैसे 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए, मतलब 8% पे जो निवेश है वो 16,000 रुपए वाला है, और समान अवधि के लिए मतलब उतने ही समय के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश। दूसरा कोई निवेश है, वो कितने का है हमें पता नहीं है, लेकिन वो 18% पे। कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब इस पे और उस पे कुल मिलाकर के 10% का प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले वाला जो निवेश है उस पर 8%, दूसरे वाले पर 18%, और दोनों का कुल मिलाकर के जो निवेश का प्राप्त होता है वो 10% प्राप्त होता है। दोनों का अनुपात निकाल दो, दोनों की निवेश का। कैसे निकलेगा, 18 में से 10 घटाओ 8, 10 में से 8 घटाओ 2, काट दो। 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 1 बार। मतलब दोनों के निवेश का अनुपात 4 और 1 है। दोनों के निवेश का अनुपात 4:1 है। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो तो 8% की तरफ जो निवेश है वो कुल मिलाकर के 16,000 है। अगर आप ये कहते हो 8% वाला निवेश 16,000 है, जबकि यहां पे 4 है, तो 4 का मान 16,000 है, और 4 का मान अगर 16,000 है तो 4 चौके 16, मतलब 1 का मान 4,000 है। यही है। अगर 4 का मान 16,000 है तो 1 का मान 4,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ निवेश की गई कुल राशि कितनी है, निवेश की गई कुल राशि 16,000 और 4,000 कुल मिलाकर के 20,000 है। यही आपका आंसर है। देख लो आप, निवेश की गई कुल राशि 16,000 और 4,000 कुल मिलाकर के 20,000 है। देख लो आप। देख लो, अब बताओ कोई समस्या है क्या, फटाफट से। नहीं, आगे देखो। और है क्या इस तरीके का अपने पास मामला। कि हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया। चलिए, तो लगभग ये क्वेश्चन थे, और अगर कुछ बचा है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। वैसे बहुत थोड़ा सा बचा होगा, बहुत छोटी सी क्लास अब बचनी चाहिए, और लगभग हम लोगों ने पूरा लगभग साधारण ब्याज जो है पढ़ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, एक ही निवेदन मेरा ये है। सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के रघुराज सर मैथ्स एप्लीकेशन।
रघुराज सर मैथ्स एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए, आप डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी। पहली बात तो ये है, ठीक है। रघुराज सर मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए पहली बात तो। हमारा टेलीग्राम चैनल है RSM स्टेट एग्जाम्स, को डाउनलोड कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और रघुराज सर मैथ्स एप्लीकेशन पर जाकर के आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है। ये तो केवल एक टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, हर टॉपिक को इतने डिटेल में इतने शानदार तरीके से मेरा पढ़ाने का वादा है। बहुत छोटा सा निवेश है, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, ये मान के चलिएगा। पेपर में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की गारंटी गणित के अंदर। तो बाकी इच्छा आपकी है। फिर मिलेंगे आपसे किसी जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे, जय जवान जय किसान।